आखिरी डिलीवरी भाग 2। वह नाटकीय दर्द नहीं था जो खुद को प्रकट करता है, वह शांत दर्द था। वह दर्द जो शरीर में मौसम की तरह बसा रहता है। सबसे हालिया प्रविष्टि 6 दिन पहले की है। इस सप्ताह चीज़ें कठिन रही हैं। मैं यह नहीं लिखना चाहता कि क्यों। इसे लिख लेने से इसे एक आकार मिलता है, और कुछ आकार ऐसे होते हैं जिन्हें मैं धुंध में ही छोड़ना पसंद करता हूँ। मैं कैलावे पर बने पुल के बारे में सोच रहा था। मैं चलता हूँ। कभी कभी मैं इसके बारे में सोचता हूँ। यह सोचने लायक कोई समझदारी वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि यह सोचना बेवकूफ़ी है। डॉक्टर ओशोई कहते थे, किसी को फ़ोन करो, हॉटलाइन नंबर मेरे फ़ोन में सेव है। मैंने उसे खुद ही सेव किया था। बस मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। बस मैं फ़ोन करके चुप नहीं रहना चाहता कि मेरे पास कहने के लिए कुछ हो ही ना। बस मैं। वह एंट्री वहीं ख़त्म हो गई, बीच वाक्य में ही, जैसे उसने पेन नीचे रख दिया हो और वहाँ से चला गया हो, या जैसे उसने यह जर्नल कहीं बस में ही छोड़ दिया हो। मार्गो काफ़ी देर तक बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। बारिश अब हल्की होकर कोहरे जैसी हो गई थी। सड़क के उस पार एक आदमी बड़े ही शान से एक बड़े से पुडल कुत्ते को टहला रहा था। एक बस गुजरी जो उसकी बस नहीं थी। दुनिया अपने मंगलवार वाले अंदाज में बस आगे बढ़ते रहने की जिद पर अड़ी हुई थी। उसने अपने 31 सालों के रास्तों के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे लिफाफे पर पता लिखना भी एक तरह का भरोसा होता है कि यह सिस्टम काम करेगा, कि डाकिया आएगा और जो चीज़ आपने भेजी है वह पहुंच जाएगी। उसने उस आदमी के बारे में सोचा जो घर की सीढ़ियों पर बैठा था, जिसके पास $43 और अपनी माँ की तस्वीर थी। उसने सोचा किसी ने इसे नीचे रखा होगा, किसी ने इसे जाने दिया होगा और यह मेरी बैग में आ गिरा। वह कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक या आध्यात्मिक महिला नहीं थी, लेकिन उसे डाक व्यवस्था पर पूरा भरोसा था, जिसके लिए भी ठीक वैसे ही भरोसे की ज़रूरत होती है। उसने फिर से वह जर्नल खोला और इस बार उसे बहुत ध्यान से पढ़ा। इस बार वह उसमें कोई दर्द नहीं, बल्कि कुछ सुराग ढूंढ रही थी। पते, कोई खास जगह, कुछ भी। उसने शहर के बीचों बीच जाने वाली 814 वाली बस का जिक्र किया था, ठीक वैसी ही जैसी उसकी बस थी। उसने डेलमार पर मौजूद एक दवा की दुकान, फार्मेसी का जिक्र किया था, जिसके साइन बोर्ड में ए अक्षर टूटा हुआ था, इसलिए वह फार्मेसी जैसा दिखता था। वह उस दुकान को जानती थी। वह दुकान कैलावे ब्रिज के 4 ब्लॉक की दूरी पर था। उसने द यूजुअल नाम के एक कॉफ़ी शॉप का जिक्र किया था, जहाँ का बरिस्ता, कॉफ़ी बनाने वाला, जानता था कि उसे क्या चाहिए। उसने बताया था कि उसकी बिल्डिंग का दरवाज़ा हरे रंग का है, जो नमी की वजह से अक्सर अटक जाता है। उसने यह सारी बातें एक छोटी सी नोटबुक में लिख ली, जिसे वह अपनी बड़ी बैग टोट में किराने की लिस्ट और दूसरी ज़रूरी चीज़ें लिखने के लिए रखती थी। फिर उसने इलियट का जर्नल बहुत सावधानी से बैग के मुख्य हिस्से में रख दिया, खड़ी हुई और बैग को अपने कंधे पर टांग लिया। अगली बस 11 मिनट में आने वाली थी। वह शुरुआत फार्मेसी से करेगी। उसे वह जगह ढूंढने में 2 घंटे, 6 ब्लॉक और एक गलत हरे दरवाजे का सामना करना पड़ा। सही हरा दरवाज़ा डेलमार से हटकर एक पतली गली में था, जिसका नाम प्रूइट कोर्ट था। यह एक ड्राई क्लीनर और एक ऐसी दुकान के बीच दबा हुआ था जहाँ सिर्फ एक ही तरह की चीज़ बिकती थी, जाहिर है लैंप, सिर्फ लैंप।
जमीन से छत तक लैंप ही लैंप। मार्गोट ने इस अजूबे के बाद में सोचने के लिए अपने मन में संजो कर रख लिया। वह दरवाज़ा ठीक वैसे ही हरे रंग का था जैसे कोई पुराना कोट होता है। किनारों पर रंग फीका पड़ गया था, बीच में गहरा था और उस पर पीतल का एक खटखटाने वाला हैंडल लगा था जो हाथ के आकार का था। उसने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। उसने फिर से दरवाज़ा खटखटाया। उसके ऊपर वाली खिड़की खुली, एक सिर बाहर निकला, काफ़ी युवा, काले बालों वाला, और उसकी आंखों में वैसी ही सावधानी थी जैसी उस इंसान में होती है जिसने हाल ही में सीखा हो कि इस दुनिया में सावधान रहना कितना ज़रूरी है। जी, इलियट ने पूछा। उसे पूरा यकीन था कि यह इलियट ही है। वह देखने में बिल्कुल अपनी लिखावट जैसा ही लगता था। मेरा नाम मार्गोट फिनले है, उसने उसी आवाज़ में कहा जिस आवाज़ का इस्तेमाल वह पिछले 31 सालों से अजनबियों के दरवाज़ों पर करती आ रही थी। एक गर्मजोशी भरी, आत्मविश्वास से भरी और किसी खास मकसद से वहाँ मौजूद होने का एहसास कराने वाली आवाज़। मुझे लगता है कि मैं गलती से कोई ऐसी चीज़ अपने साथ ले आई हूँ जो आपकी है। वह उसे घूरता रहा। उसने वह जर्नल ऊपर उठाकर दिखाया। उसके चेहरे पर जो भाव उभरे वे बिल्कुल भी सीधे साधे नहीं थे। वे कई अलग अलग पड़ाव से गुजरे, तब जाकर कहीं एक जगह टिके। पहचान का भाव, फिर उलझन, और फिर कुछ ऐसा कच्चा और अनैच्छिक सा भाव जिसे उसने तुरंत ही छिपा लिया। तुम्हें यह कहाँ मिला? तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? तुम इसे 814 वाली बस में ही छोड़ आए थे, उसने कहा। या शायद यह तुमसे गिर गया होगा। मुझे ऐसा ही लगता है। यह घूमते फिरते मेरे बैग में आ गया। मुझे माफ़ करना कि मुझे इसे तुम तक पहुंचाने में इतना ज़्यादा समय लग गया। पहले मैं यह काम और भी तेज़ी से किया करती थी। वह एक पल के लिए रुकी। मैंने इसे पढ़ा, उसके लिए भी मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। मुझे तुम्हें ढूंढना ही था और मुझे तुम्हें ढूंढने का बस यही एक तरीका पता था। खिड़की बंद हो गई। 1 मिनट गुजर गया, फिर वह हरा दरवाज़ा खुला। वह उसकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा था। उसने एक सलेटी रंग का स्वेटर पहना हुआ था। उसके पैरों में कुछ भी नहीं था और उसे देखकर मार्गोट को ऐसा लगा मानो वह कोई ऐसा इंसान हो जो 2 देशों की ठीक सरहद पर खड़ा हो और जिसे यह समझ ना आ रहा हो कि उसे किस तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। उसने वह जर्नल उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने उसे अपने हाथों में ले लिया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। तुम इतनी दूर यहाँ तक आ गई, उसने कहा। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं थी। बेशक मुझे आना ही था। उसने यह बात सादगी से, बिना किसी औपचारिकता के साथ कही, क्योंकि यह बात बिल्कुल सच थी। क्या तुम ठीक हो? उसने अपना मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। वह जानती थी कि यह सवाल लगभग मजाकिया तौर पर कितना अधूरा था। क्या तुम ठीक हो? 34 साल का, अस्पताल से निकले हुए 4 महीने हुए हैं। एक जर्नल में लिख रहा है क्योंकि डॉक्टर ने उससे कहा था कि कोहरे के मुकाबले आकृतियों को संभालना ज़्यादा आसान होता है। नंगे पैरों और कांपते हाथों के साथ दरवाजे पर खड़ा है। क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसने 31 सालों में यह सीख लिया था कि सही जवाब हमेशा समझदारी भरा सवाल नहीं होता। कभी कभी सही सवाल बस वही होता है जो कोई दरवाज़ा खोल दे। सच कहूँ तो नहीं, उसने कहा। आज का दिन नहीं, सच कहूँ तो नहीं। ठीक है, मार्गोट ने कहा। उसने अपने टोट बैग की पट्टी ठीक की। क्या तुम्हारे पास कॉफ़ी है? मैं 2 घंटे से पैदल चल रही हूँ। मेरी उम्र 71 साल है और मेरे घुटनों की अपनी ही राय होती है। उसके चेहरे पर कुछ बदला,
पूरी तरह मुस्कान तो नहीं थी, मुस्कान से ठीक पहले वाला भाव, हमेशा वाली जगह, द यूजुअल, यहाँ से 4 ब्लॉक दूर है। मेरा मतलब यहाँ से था, अगर तुम्हारे पास हो तो। उसने काफ़ी देर तक उसकी ओर देखा। घर के अंदर से कहीं से सेंसस नाम का बीगल कुत्ता उसके पैरों के पास आ गया और अपनी पूंछ हिलाने लगा, एक मेट्रोनोम की तरह। अभी कहानी का दूसरा भाग ख़त्म होता है। अगला भाग और अंतिम भाग देखने के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक्स।